सीधे रुक करते हैं आदिवासी महोत्सव, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं, उसमें भी हमारी माताएं बहनें हैं। इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने, जनजातीय युवाओं के स्किल को बढ़ाने पर भी है। इस बार के बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होने वाला है। और साथियों, ये प्रयास केवल कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं। उनकी कितनी ही परंपराएं और हुनर ऐसे हैं जिनमें असीम संभावनाएं छिपी है। इसलिए देश में नए जनजातीय शोध संस्थान भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने वहां एक बात नोट की थी। वहां आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे, इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था, लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनाने में प्राथमिकता नहीं थी। अब सोचिए, जब आदिवासी बच्चा साइंस ही नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता? इस चुनौती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में साइंस की पढ़ाई का इंतजाम करके किया। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये मेरी प्राथमिकता है। आज देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं।
इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारी सरकार वंचितों को वरीयता, यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। सरकार जिन आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है, उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है। ये आदि और आधुनिकता के संगम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलंद इमारत खड़ी होगी। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। अब अमृत महोत्सव में देश ने अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। पिछले साल ही मुझे झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित म्यूजियम के लोकार्पण का अवसर मिला था। ये देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी छाप आने वाली कई पीढ़ियों में दिखाई देगी। ये प्रेरणा देश को कई सदियों तक दिशा देगी। साथियों,
हमें हमारे अतीत को सहेजना है, वर्तमान में करते हुए भावना को शिखर पर ले जाना है और भविष्य के सपनों को साकार करके ही रहना है। आदि महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है। हमें इसी एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है, एक जन आंदोलन बनाना है। ऐसे आयोजन अलग अलग राज्यों में भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। साथियों, इस वर्ष पूरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मना रहा है। मिलेट्स, जिसे हम आमतौर भाषा में मोटे अनाज के रूप में जानते हैं और सदियों से हमारे स्वास्थ्य के मूल में ये मोटा अनाज था और हमारे आदिवासी भाई बहन के खान पान का वो प्रमुख हिस्सा हो रहा है। अब भारत ने ये मोटा अनाज, जो एक प्रकार से सुपर फूड है, इस सुपर फूड को श्री अन्न की पहचान दी है। जैसे श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां के महोत्सव के फूड स्टॉल पर भी हमें श्री अन्न का स्वाद और सुगंध देखने को मिल रही है। हमें आदिवासी क्षेत्रों के श्री अन्न का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। इसमें लोगों को स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, आदिवासी किसानों की आय भी बढ़ेगी। मुझे भरोसा है अपने इन प्रयासों से हम साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। और जब मैं आज मंत्रालय ने दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन किया है, देश भर के हमारे आदिवासी भाई बहन अनेक विविधतापूर्ण चीजें बना करके यहां लाए हैं। खास करके खेत में उत्पादन उत्तम चीजें यहां लेकर के आए हैं। मैं दिल्ली वासियों को, हरियाणा के नजदीक के गुरुग्राम वगैरह इलाके के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद के लोगों को आज यहां से सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं, जरा दिल्ली वासियों को विशेष आग्रह करता हूं कि आप बड़ी तादाद में आइए। आने वाले कुछ दिन ये मेला खुला रहने वाला है। आप देखिए दूर सुदूर जंगलों में इस देश की कैसी कैसी ताकतें देश का भविष्य बना रही है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो डाइनिंग टेबल की हर चीज में बहुत ही सतर्क है, विशेष करके ऐसी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि आप आइए। हमारे जंगलों की जो पैदावारें हैं वो शारीरिक पोषण के लिए कितनी समृद्ध है, आप देखिए, आपको लगेगा और भविष्य में आप लगातार वहीं से मंगवाएंगे। अब जैसे यहां हमारे नॉर्थ ईस्ट की हल्दी है, खास करके हमारे मेघालय से, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वैसी हल्दी शायद दुनिया में कहीं नहीं है। अब जब देखते हैं, पता चलता है तो लगता है हां, अब हमारे किचन में यही हल्दी हम उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलाके यहां पास पास में हैं वो यहां आए। और मैं तो चाहूंगा दिल्ली दम दिखाएं कि मेरे आदिवासी भाई बहन जो चीजें लेके आए हैं, एक भी चीज उनको वापस ले जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सारे के सारे यहां बिक्री हो जानी चाहिए। उनको एक नया उत्साह मिलेगा, हमें एक संतोष मिलेगा। आइए हम मिलकर के इस आदि महोत्सव को चिरस्मरणीय बना दें, यादगार बना दें, बहुत सफल बना करके रखें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से संत समाज नाराज है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। लगातार उनके खिलाफ हिंसक बयानबाजी हो रही है। उन्होंने सरकार से कार्रवाई के लिए गुहार भी लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपनी जान का खतरा बताया, उन्होंने डर बताया और साथ ही सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है। मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। देखिए, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास अलग अलग सेशन में शामिल हुए थे, मेहमान थे। लखनऊ के होटल ताज में यह कार्यक्रम हो रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के सेशन के बाद होटल की लॉबी के बाहर मौर्य और महंत राजू दास के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास कार्यक्रम में शामिल थे। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में अलग अलग सेशन में दोनों शामिल हुए। हमारे मेहमान थे स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास। स्वामी प्रसाद मौर्य के सेशन के बाद होटल की लॉबी में भिड़ंत हुई। लखनऊ के होटल ताज में एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन कार्यक्रम था। कल स्वामी मौर्य और राजू दास के समर्थक वहां आपस में भिड़ गए और उसके बाद यह पूरा हंगामा खड़ा हुआ। सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या घटना हुई कल और इससे लेकर अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और अपनी जान का खतरा भी जाहिर कर रहे हैं? श्रीन, देखिए, एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन कार्यक्रम था जिसमें सभी मेहमानों के अलग अलग सेशन थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का सेशन अलग था और अयोध्या के संतों का सेशन अलग था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का सेशन खत्म हुआ है तो दूसरी तरफ से जो महंत राजू दास हैं, उनके साथ में कुछ और संत हैं, वो इसी ओर बढ़ते हुए आ रहे थे जिधर से स्वामी प्रसाद निकल रहे थे। वो लॉबी का एरिया था और वहीं पर जो है एक दूसरे को देख करके नारेबाजी हुई। उस नारेबाजी में धार्मिक नारेबाजी भी हुई और संविधान को लेकर भी कहा गया और थोड़ा बहुत टकराव हुआ, धक्का मुक्की हुई है, जिसके बाद में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आरोप है कि राजू दास ने पहले भी मेरे ऊपर इनाम रखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में वो मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। वो कल भी मेरे साथ इस तरह की कुछ घटना करना चाहते थे। और राजू दास का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने मुझको भगवा आतंकी कहा, इस तरह के कई अपशब्द कहे, जिसके बाद मैंने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके समर्थक मेरी हत्या करना चाहते थे। राजू दास ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर की गई है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं कि जब मेरे सर पर 21 लाख का इनाम रखा जा रहा है तो उन आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, दोनों के अपने अपने आरोप हैं। बहरहाल अभी इस मामले में किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय, ये तमाम अपडेट इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कल जब एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता एक साथ एक मंच पर पहुंचे तो 2024 को लेकर क्या दावे किए गए। 2024 की आहट क्योंकि देखिए बहुत तेज हो चली है, बहुत नजदीक है और उससे पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं जो बड़े राज्य हैं। तो इसीलिए विपक्ष की तैयारी क्या है, सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से कर लेती हूं। अशोक सिंह जी, विपक्ष कितना तैयार 2024 के लिए, क्योंकि बीजेपी तो आप लोगों को कहीं मान ही नहीं रही है, बताइए जरा तैयारी क्या है आपकी। नहीं, देश मान रहा है। कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जिस तरीके की मोहब्बत आदरणीय राहुल जी को मिला है और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है। 2014 से लेकर जो सपने देश के प्रधानमंत्री ने दिखाए और जो बातें कही आज सबके सामने खुलासा हो गया है।
आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर लीजिए, नहीं बात आई। आज आप मनरेगा की बात कर लीजिए, उस पर भी उन्होंने कमी कर दी है। आज देश में हालात क्या है, वो डर जैसा माहौल है। मैं अभी सुन रहा था पिछले सत्र में उन्होंने अंबेडकर को कोट किया। अंबेडकर ने किस मद में ये बात कही थी, महाराज जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो किस मद में कही? तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन इस संकल्प में जनता तय करेगी। हम जनता की अदालत में हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबा मौका दिया। जनता तय करेगी, लेकिन उदयवीर जी सवाल ये है कि 24 की सियासी तस्वीर क्या होगी सर? जितने मुद्दे विपक्ष की तरफ से गिरवाए जा रहे हैं, चाहे आप महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हर मुद्दा आप जनता के बीच लेकर गए सर। लेकिन 14, 17, 19, 22 विपक्ष को खानी पड़ी मुंह की। इस बार 2024 में दाव किस पर? ये आपके देखने का नजरिया है और जिस नजरिए से देखेंगे वैसी पिक्चर दिखेगी। सवाल ये है 17, 19, 22, लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का वोट बड़ा है। आप संतुष्ट हैं, सत्ता से बाहर हैं? संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसे बिल्कुल नकारात्मक तरीके से देखना भी ठीक नहीं है। 22 का चुनाव जिस तरह का परिणाम आपको दिख रहा है और जो जमीन और जनता की स्थिति थी, उसमें काफी बड़ा अंतर है और बहुत थोड़े से मार्जिन से बहुत चीजें बदल सकती थी। जिन मुद्दों को हम गिना रहे हैं उन मुद्दों पे हम चुनाव रखना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के समय बहुत सारे संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं से लेकर और बहुत सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक तरफा एजेंडा शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं और हम बार बार प्रोग्रेस किया है हमने उसको बढ़ने से रोकने में देने में। बहुत थोड़े से अंतर से 22 की सरकार नहीं बनी थी। 24 में आप देखिए हमारी जो निरंतर यात्रा है कि इनका दुष्प्रचार हम रोक पाएं। चुनाव गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जनता को जो उसका हक हिस्सा सम्मान नहीं मिल रहा है उस पर, जिस तरीके से जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है, उन सब चीजों से हटाकर बीजेपी उन्हीं मुद्दों पे चुनाव कराएं हम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी माने या ना माने, जनता हमारे साथ है। राकेश त्रिपाठी जी, पूरा मतलब एकजुट है पूरा विपक्ष। चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए राहुल गांधी की, या फिर केसीआर ने जिस तरीके से एक मंच पर सवारी सबको कराई थी। क्या लग रहा है, चुनौती मान रहे हैं या कैसे 2024 निकलेगा आगे? नहीं, देखिए कई प्रयोग विपक्ष कर चुका और मैं अभी उदयवीर जी को सुन रहा था। उदयवीर जी कह रहे हैं कि संस्थाएं गलत तरीके से चित्रण करती हैं, यानी दोष अपना नहीं है। आप आईने पर धूल है और आप चेहरा साफ करने के बजाय आईने पर दोष दे रहे हैं। आप संस्थाओं को दोष दे रहे हैं। आपके लिए सीबीआई दोषी है, आपके लिए ईडी दोषी है, आपके लिए भारत का संविधान तक दोषी हो जाता है। आप मीडिया पर सवाल खड़े करेंगे, आप निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करेंगे, निर्विवाद ईवीएम तक पर सवाल खड़े कर देते हैं जी। आप जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? पिछले 5 दिनों से लखनऊ में एक उत्सव जैसा माहौल है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। 32,90,000 करोड़ रुपए के आज एमओयू सिग्नेचर होते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। इसी उत्तर प्रदेश में पहले माफियाओं का, गुंडों का आतंक था। क्या इन्वेस्टर पहले नहीं आना चाहते थे? आना चाहते थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद बनारस से सांसद होने के नाते उन्होंने प्रयास किए, लेकिन जैसे ही कोई इन्वेस्टर बनारस की तरफ जाता था, मुख्तार अंसारी का खौफ और रंगदारी उसे वापस लौटा देता था। उत्तर प्रदेश में अवैध असलहों की कारखाने होते थे और आज वेबलैंड स्क्वाड के रिवॉल्वर बन रही है संडीला के हरदोई में। जाकर देख कर आइए, 60 किलोमीटर की दूरी यहां से है। और यही अमेठी में AK-206 असॉल्ट राइफल बन रही है, जो भारत के सीआरपीएफ से लेकर के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस तक और हम दुनिया तक एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये इसी उत्तर प्रदेश से बन रही है। यानी उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर बदली है कि कहां अवैध असलहे बनते थे और आज कहां आयुध के कारखाने, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश। आइए आसन सर, आइए। देखिए, संडीले में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता दिया इन्होंने। 4 लाख करोड़ का था। आप एक एक करिए, एक एक करके हम हर जिले का बता देते हैं सर। आप जिस जिले का कहेंगे उस जिले का बता देंगे। मजाक मत कीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। हम सब आपको चुन नहीं रही है सर। हम सब ठीक है, जवाब दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी आएंगे। आइए सर। ये जितने बैठे ताली बजा रहे हैं, इनमें से कितनों को नौकरी दी आपने? खड़े होइए सर। सर आपको नौकरी पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चर्चा मंच पर एक आदमी, प्लीज नीचे मत। देखिए एक आदमी खड़ा हुआ नौकरी के लिए, बाकी ताली बजा रहे हैं। बाकी नौकरियां दे रहे हैं, बाकी नौकरी मांग रहे हैं, बाकी नौकरी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 15 लाख करोड़ मिला किसी को?
चर्चा इस मंच पर हो रही है ना। 15 लाख करोड़ मिला किसी को। असीम बकार जी, आपने सवाल पूछा है ना, तो उसका जवाब भी अब ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच, क्योंकि मन से नीचे नहीं बहस जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विपक्ष की बात हो रही है। अब यहाँ अशोक जी आपसे मैं पूछती हूँ, कोशिश ये हो रही है कि इस वक्त विपक्ष को एकजुट किया जाए, और कहा भी जाता रहा है, विपक्ष के हर नेता ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से 2024 में मोदी को रोकना है, और ये आरोप बीजेपी भी आप लोगों पर लगाती है। लेकिन ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से की जा रही है, कितना जुड़ा भारत, कितना जुड़ा विपक्ष? नहीं, देखिए, भारत तो वैसे ही जुड़ा है, मगर जिस तरह की बेमनता कांग्रेस से कितना जुड़ा? कांग्रेस मैं पूरी बात कह लूं। अभी राकेश त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मैं भी मान रहा हूं बदल रहा है। कल कानपुर में परसों रात एक बेटी को जला दिया गया, एक मां को जला दिया गया, बुलडोजर के नाम से दहशत होगी उत्तर प्रदेश में। आप, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दलित की बेटी को टायरों के बीच में जला दिया गया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौजवानों के साथ गैंगस्टर लगाई जा रही है हक मांगने पे। इलाहाबाद में बच्चों की फीस बढ़ा दी गई, लगातार आंदोलन करते रहे, वहां लाठियां बज रही है, हक मांगने पे लाठी मिलती है, बुलडोजर मिलता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन कर रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से कश्मीर से लेकर। लेकिन सर, ये तो मानेंगे ना आप अशोक जी? मैं पूरी बात नहीं, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं उसी को लेकर आपसे सवाल कर रही हूं सर। उत्तर प्रदेश में कितने दिन रही भारत जोड़ो यात्रा, बताइए ना आप। आप आएंगे ना, 150 दिन सर, करीब 4000 किलोमीटर का सफर करते हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से कटके क्यों निकल जाते हैं? ये तो आपको मानना पड़ेगा सर। उत्तर प्रदेश वाकई में बदल रहा है सर। राहुल गांधी को यहाँ से अपना बोरिया बस्तर समेट कर सर केरला जाना पड़ा, तो वाकई में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। लेकिन जरा सा मुझे उदयवीर जी के पास जाने दीजिए। मुझे तो बोलने सर, मुझे उदयवीर जी के पास जाने दीजिए सर, क्योंकि आपने बुलाया, सर आप भाषण दे रहे हैं सर, ये चर्चा है सर, संवाद जरूरी है। मैं बिल्कुल रोमाना जी आपको बहुत सुनता रहता हूँ और लंबे समय से काम कर रहा हूँ और जमीन पे कर रहा हूँ। क्या मेरा ये कहना गलत है कि एक बेटी को कल जला दिया गया? आपको, आप भी बहन है किसी की, लॉ एंड ऑर्डर पर आएंगे ना सर, लॉ एंड ऑर्डर पर जब आएंगे तो आप पॉइंट रखिए। आपसे सवाल पूछा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आप सीधे जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। भारत जोड़ो की यात्रा, देश की जनता जवाब दे चुकी है, एक्शन हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। जवाब दे चुकी है, नहीं 2024 में तय होगा। उदयवीर जी, सवाल यह है कि क्या विपक्ष जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहा? सवाल यह है कि क्या विपक्ष में दिक्कत यही है कि कांग्रेस अपना राह बना रही है? आप यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा बड़ी स्टेक होल्डर है, आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं सर, आपको बोलने का भी मौका नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं कांग्रेस का रास्ता नहीं रोक रहा हूं जी। जब समय पे कांग्रेस हमारी मदद करती है, हम उनकी मदद करते हैं। दोनों एक दल नहीं है, हमारी अपनी भिन्नताएं भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना जोर से डांटेंगे अशोक जी को तो थोड़ा न्याय नहीं होगा। सर, मुझे डिबेट चलानी है तो मैं आपसे वही बात कर, मैं बात कर, माफी के साथ, माजरत के साथ। देखिए, मैं अपनी बात कहने आया। अशोक, मैंने ये कहा कि बुलडोजर दहशत का नाम हो गया। उन्हें सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए। आइए उदयवीर जी। सवाल ये है कि अभी बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे मित्र जो है त्रिपाठी जी ने कही, वो बात तो कह के चली गई, क्योंकि हिट एंड रन हो जाता है, अगली बात पे चले जाते हैं। वकार साहब ने एक सीधी सी बात पूछी थी। हम लोग कहते हैं कि बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अखिलेश जी के प्रयासों से आया। हम कहते हैं HCL आया, नोएडा में जो मोबाइल कंपनियां जितनी भी लगी हैं सबका इन्वेस्टमेंट अखिलेश जी के दौरान आया। तो 6 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, 2-4 बड़ी संस्थाएं बतानी चाहिए कि वहां कट्टों की फैक्ट्री थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक नौजवान ने फेसबुक लाइव किया और कहा कि मैं सूदखोरों से परेशान हूं और गोली मार ली, और जिस सूदखोर का नाम आया वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। किसी ने कुछ नहीं कहा। कल कानपुर का केस हुआ, अपराध होता रहता है, उस पर कार्रवाई होती है, सरकार का काम कार्रवाई करना है, लेकिन डीएम एसपी अभी नहीं हटे। डीएम के आदेश पे ही तो अतिक्रमण हटाने गया था एसडीएम, डीएम अभी तक नहीं हटा। डीएम साहब नाच रही थी, एसपी साहब गाना गा रहे थे। वाजिब सवाल है सर, जवाब एक मिनट मैं पूरी बात करूं। ठीक है, नहीं हटे अभी तक। ठीक है। 3 दिन में क्या साक्ष्य वैसे ही बचे होंगे? जो अपराधी हैं उन्हीं से आप जांच करवाते हैं और कह रहे हैं दोनों नहीं हटे जी, चल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के बड़े बड़े केस हो रहे हैं, लेखपाल पे कार्रवाई हो गई, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वाकई में ये दाग बड़ा है सरकार पर। और लेखपाल पे कार्रवाई कर दी, बहुत बड़ा काम किया है। बड़े अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं? निश्चित रोमाना जी, मेरा भी सवाल का जवाब एक बार डांटिए मत, आपने बुलाया है। मैं ये कह रहा हूँ 3 दिन हो गए हैं जी, क्या डीएम के खिलाफ कार्रवाई सरकार तहसीलदार के लेखपाल को हटा दे रहे हैं? सर सुन लीजिए ना, जवाब तो सुनिए ना, बोलने दीजिए जी। आइए देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा आपको, जिनसे पूछ लीजिए। वहां के विधायक
दर्जा मंत्री आपकी पार्टी की हैं, वो गई, उन्हें संवेदनाएं व्यक्त की, दुख भी व्यक्त किया। सांसद भी भाजपा के हैं, अभी तक नहीं गए, न उनका की तरफ से कोई बयान मैंने देखा। क्यों? राकेश जी बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। चलिए अब जल्दी से जवाब राकेश। देखिए एक अच्छा अभी अभी आंगनबाड़ी का एक घोटाला था खाने का। एक पत्रकार ने पूर्वांचल में खाली वो खाना दिखा दिया था तो वो जेल चला गया था। दाल मुजफ्फरपुर और यहाँ लोग जल गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों से जिन पर आरोप है उनसे आप जांच करा रहे हैं। क्या यही कानून व्यवस्था अच्छी होती है? ठीक जवाब। देखिए मैंने जानबूझ करके सबको बोलने दिया। मैं मानता हूं कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर जब राजनीतिक टीका टिप्पणियां की जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम संवेदनशील मसलों की संवेदनशीलता को कम कर देते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के निवासी के तौर पर हम शर्मिंदा हैं कि किसी व्यक्ति को अपने मकान को बचाने के लिए आत्मदाह करना पड़ा हो, जलकर मर जाना पड़ा हो। यह हत्या है, हम निश्चित तौर पर इसको मानते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और मैं मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं पर किसी भी व्यक्ति का झोपड़ी, उसका मकान बुलडोजर नहीं चलेगा। राकेश जी, स्पष्ट मेरा- क्यों गिरा? ये बुलडोजर कैसे चल क्यों गिरा? सर, ये एक बुलडोजर सेकंड, कैसे सर, चल प्लीज, गया? अशोक ये जी, बुलडोजर चला? कैसे चल अशोक गया? जी, नहीं, ये बुलडोजर अशोक कैसे जी, चल गया? अशोक जी, एक मिनट का प्लीज, समय प्लीज, दीजिए। प्लीज, आप प्लीज। सबने कितना सवाल दें? पूछे, अशोक मैं जी, इसलिए मैंने प्लीज। कहा कि मुझे जवाब देने का सवाल एक समय ही है, दीजिए। DMS मैं बिल्कुल क्यों नहीं उठाया? मैं नहीं, तो जवाब मुझे दे रहा एक हूं। मिनट आप जवाब ले निश्चिंत लेते रहिए। हैं। इस इसको आगे पूरे भी मामले बढ़ाना है में फिर इस चर्चा। सस्पेंड क्यों नहीं हो पाई ये बता दीजिए। किसी नहीं, की नहीं। मां जल जाए अरे उनके कलम ठीक रोक है, रहे ठीक है, हैं। एक मिनट। अशोक नहीं, जी, अरे मुख्यमंत्री अशोक के जी, कलम किसने दोनों रोके? प्लीज, बोलने दीजिए आप ना। माफी मांगिए आप अगर सियासी गद्दों की तरह से अगर इस राजनीति करना चाहते हैं इस पर, तो राजनीति करने का अवसर उत्तर प्रदेश में नहीं राजनीति नहीं, लेकिन आप बात सुन देखिए लीजिए। विपक्ष सवाल आपसे आप पूछेगा और आपको जवाब भी देना होगा। लेकिन विपक्ष भी इन्होंने सवाल पूछा। अशोक जी, इन्होंने सवाल जवाब पूछा। सुनिए। राजनीतिक गिद्धों वाली बात आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे आप फिर सवाल पूछने का फायदा नहीं होगा ना, जवाब नहीं मिलेगा। बोलिए बोलिए जल्दी से रोक रहे हैं। जल्दी सच्चाई बात ये देते ही नहीं ना। कि सच्चाई ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया, तुरंत इसमें निलंबन की कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन किया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर किसका निलंबन लेकिन हुआ? आपसे एक मिनट, किसका लेकिन निलंबन? आपसे ये पूछा जाएगा, ये आपसे ये पूछा जाएगा राकेश जी कि ऐसा होने क्यों दिया गया और इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपकी है क्योंकि सरकार में आपके आप जिम्मेदार चैनल पर देख रहे दर्शकों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उदाहरण सेट करने का काम करेंगे। इस मामले में कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन लेकिन जिस सवाल प्रदेश वो लोग में पूछ हेड रहे हैं, ऑफ पे सवाल वो लोग पूछ डीजीपी रहे हैं। हो, अशोक जी, प्रमुख अशोक सचिव जी, हो, अशोक जी, कहाँ ये होगा? तरीका नहीं ठीक है। नहीं, ये तरीका भी राकेश कांग्रेस जी, जमीन पर नहीं है तो लोग- हुक्कों में हल्ला करेंगे। लोग जल रहे हैं आप जमीन प्रदेश पर में। नहीं है तो ठीक हुक्कों है में ठीक हल्ला है करेंगे। ठीक है ठीक है आप- आप अशोक तरीका जी बता रहे हैं। अशोक मैं जी केवल अशोक चल जी रहे हैं। अशोक 30 जी सेकंड की राकेश जी जिम्मेदारी है। राकेश आप जी 30 अशोक जी आप दोनों की बात दर्शकों ने सुन ली है और दर्शक समझ रहे हैं आप दोनों क्या कहना चाह रहे केवल हैं। 30 सिर्फ सेकंड 30 में सेकंड आपको, उसके बाद मैं उदयवीर जी के पास जा रही हूँ। सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने शाहजहांपुर अब में सर ये पत्रकार रहने दीजिए, जगेंद्र सर अब ये रहने पत्रकार दीजिए, आप इस जगेंद्र तरीके के आरोप डाइंग प्रत्यारोप का डिक्लेरेशन को- सिलसिला लगाएंगे सर नहीं, यहाँ पर तो नहीं, बात बहुत दूर तक दोबारा मैं केवल एक बात जाएगी। कह अब रहा हूं। मुझे लगता है जिन्होंने उदयवीर डाइंग जी के पास डिक्लेरेशन- हम चलते क्या हैं। हम पीड़ितों के साथ खड़े नहीं ठीक है हैं? सर, ये ठीक है। पीड़ितों के साथ खड़े नहीं थे ठीक है। पत्रकार जगेंद्र के मरने के बाद, डाइंग डिक्लेरेशन के बाद, और उन्होंने सर, बयान आप- बदलवा आप दिया, एक पत्रकार मुद्दा को न्याय नहीं गिराएंगे दिया। सर, वो आपको हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी तक ले जाएंगे। हमने रहने न्याय किया दीजिए है। सर, रहने हर दीजिए। जगह न्याय हुआ मुझे है। लगता है मैं उदयवीर जी के पास जाना चाहती हूँ और मैं ये समझना चाह रही हूँ सर आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ये शुरुआत की गई है कि उत्तर प्रदेश में धर्म को लेकर एक अलग किस्म की राजनीति की जा रही है। ऐसा सर देखने के लिए मिला नहीं कि इस देश के अंदर धर्म, धार्मिक पुस्तकों को लेकर इस तरीके की आक्रामक राजनीति की जाए। क्या ये समाजवादी पार्टी का मंडल 2.0 का प्रयोग है 2024 चुनाव के लिए? मेरा मानना है धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। मेरी पार्टी का मानना है चाहे रामचरितमानस का विषय हो, चाहे भगवान राम का विषय हो, चाहे भगवान कृष्ण का विषय हो, ये जितने भी धार्मिक विषय हैं या हमारे आराध्य हैं, चाहे हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, जिसके भी हैं, उनकी अपनी आस्था है जिसमें वो उसकी पूजा करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जी को ये क्यों नहीं मेरी समझा पा मेरी रहे? बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। मैं पूरा बात कह दूंगा। ठीक है, उनको मानना चाहिए और ये किसी दल का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र भी इससे समझें। रामलला का मंदिर बनेगा, रामलला ट्रस्ट बनाएगी, कोई पार्टी नहीं बनाएगी, न कोई पार्टी जिम्मेदारी लेगी। ट्रस्ट सरकार ने बना दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो बनाएंगे, वो डेट तय करेंगे और उसमें सब लोगों को पूरी तो अपनी आस्था के हिसाब से जाने की छुट्टी। मेरी बात की तरफ से दिया जाना चाहिए था ना। आधा मिनट रुक जाइए ना, मैं पूरी बात खत्म कर दूं, उसके बाद पूछिए जल्दी आप। से। मेरा मानना यह है, लेकिन अगर कोई धर्म को मानने वाला व्यक्ति जी अपने लोगों से बराबरी, सामाजिक न्याय, हित और हक की सम्मान की बात कर रहा है,
तो उसको तो उसके धर्म के मानने वाले और धर्मगुरु जवाब देंगे। आहत हो रहे हैं सर, वो आप जवाब की बात क्यों कर रहे पढ़ना हैं। वो तो चाहते हैं? सीधे कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है असीम वकार जी, आप अपनी बात भी रखिएगा और मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में AIMIM खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कहती है और कहते हैं कि सीधे असदुद्दीन ओवैसी तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को ये तय करना होगा उनका नेता कौन है। 2024 नजदीक है, क्या करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है ओवैसी साहब, जो भी दबे कुचले लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है हम उनके लिए खड़े हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं इसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हूं जी, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। जी, मुसलमानों में एक बात कही गई है कि हमारे यहाँ हमको बताया गया है कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए। जी, सबका जिक्र नहीं है, नाम नहीं पता है, जगह नहीं पता है, कहाँ आए कब आए। तो कहा गया सबकी इज्जत करो, सारे धर्मों की, धर्म ग्रंथों की, धर्मगुरुओं की, भगवानों की, अवतारों की, खुदाओं की, सबकी इज्जत करो, ये हमारा मजहब है। लेकिन अभी मैं एक चैनल पर था तो उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक विधायक जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाबर की औलाद। तो स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, उन्होंने अपने पिता का समर्थन किया है। जो उन्होंने बयान दिया है स्वामी प्रसाद ने, संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद हैं और उन्होंने अपने पिता का समर्थन किया है। तो वो बाबर की पोती हुई, द ग्रैंड डॉटर ऑफ बाबर। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं तो संघमित्रा मौर्य सही कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं रही है? आपका सवाल आ गया राकेश जी, जल्दी से बहुत संक्षेप में जवाब सर। पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे पूरे मसले को विभाजनकारी शक्तियों के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश में विकास के मसले को डिरेल किया जाए। हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन ये प्रयासों में सफल नहीं होंगे। ये कितने भी इधर उधर की बात करें, हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, हम बात करेंगे G20 की, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदलते हुए परिवेश की, हम बात करेंगे गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान की। लेकिन सर भाषण नहीं, समय बहुत कम है। क्या बीजेपी डर रही है कि ये मंडल 2.0 है और इससे नुकसान हो सकता है? ये सवाल जाति के समीकरण बनाने की कोशिश सपा बसपा ने की कोशिश हो रही है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मंच पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।